नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का विषय है ब्रिक्स एट 15 निरंतरता, दृढ़ता, सर्वसम्मति के लिए ब्रिक्स देशों में सहयोग। भारत ने कहा, तालिबान को अपने वचन पर कायम रहना चाहिए। किसी भी देश को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं करने देना चाहिए। केंद्र ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 नए परिवहन विमान खरीदने की मंजूरी दी। केंद्र सरकार का नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के निक्की ग्रुप के साथ 1 वर्ष का संघर्ष विराम समझौता। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 71 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण आज से शुरू और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भारत ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय है ब्रिक्स एट 15 निरंतरता, दृढ़ता और सर्वसम्मति के लिए ब्रिक्स देशों में सहयोग। भारत ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए 4 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीकी साधनों का उपयोग और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है। एक रिपोर्ट। शिखर बैठक में ब्रिक्स देशों के नेतागण कोविड-19 महामारी के प्रभाव और अन्य वर्तमान वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर बैठक की दूसरी बार अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2016 में गोवा शिखर बैठक की अध्यक्षता की थी। इस वर्ष भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस स्ट्रोइजो, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष ओंकार कंवर, ब्रिक्स वीमेन बिजनेस अलायंस के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी शिखर बैठक के दौरान इस वर्ष के निष्कर्षों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी के साथ बातचीत में रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक सी उदय भास्कर ने कहा है कि ये शिखर सम्मेलन अफगानिस्तान में चल रहे ताजा घटनाक्रम को देखते हुए महत्वपूर्ण है। मैं ब्रिक्स का मीटिंग काफी अहम मानता हूं। अगर इस वक्त विश्व के सामने चुनौती है तो वो है दहशतगर्दी। तालिबान उसका एक चिन्ह है। देखना है कि जहां तक चीन और रूस की जो रवैया है कि दहशतगर्दी के बारे में हमने चेतावनी दिया है कि वो उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं, क्योंकि विडंबना ये है कि चीन और रूस अपने आप तालिबान के साथ वो काफी चिंतित है कि उनके देश में ये जिहादी दहशतगर्दी किसी प्रकार से वो प्रभावित ना हो। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2022-23 के रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है।
मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल, चने पर 130 रुपये और कुसुम के मूल्य पर 114 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल और जौ का 35 रुपये बढ़ाकर 1635 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में रबी सीजन के लिए 6 फसलों की एमएसपी का निर्धारण किया गया। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया। मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 नए परिवहन विमानों की खरीद की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति ने स्पेन के मैसर्स एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस से इन्हें खरीदने की स्वीकृति दी। C-245MW परिवहन विमान 5 से 10 टन वजन ले जाने में सक्षम है। आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला ये विमान भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान का स्थान लेगा। ये ऐसी पहली परियोजना है जिसमें भारत की एक निजी कंपनी सैन्य विमान का विनिर्माण करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस फैसले से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा लाभान्वित होंगे। श्री गोयल ने कहा कि इससे क्षेत्र में 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड करता है। टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बड़े रूप में भारत भी मैनमेड फाइबर्स के फैब्रिक में, उसके गारमेंट्स में भी अपना योगदान दे पाए, उसके लिए विशेषकर ये पीएलआई स्कीम मंजूरी की गई है। 10,683 करोड़ रुपए इसमें इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्शन के ऊपर दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि तालिबान को अपनी इस घोषणा पर अमल करना चाहिए कि किसी भी देश को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं करने दिया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मास द्वारा आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से यात्रा फिर से शुरू करना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया को बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप, विशेषकर इस मुश्किल समय में हिंसा भड़काने वालों का समर्थन नहीं करना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान पर सामूहिक दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार होना चाहिए। रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल निकोलाई पेत्रुशेव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में अफगानिस्तान के बारे में बातचीत की। भारत की यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट में बताया कि अफगानिस्तान के बारे में उपयोगी बातचीत हुई है। रूस के सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भेंट की। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जनरल पेत्रुशेव की यात्रा से दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा करने का अवसर मिला है। पूर्वोत्तर भारत में शांति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के निकी गुट के साथ 1 वर्ष के लिए संघर्ष विराम समझौता किया है। इस गुट के 200 से अधिक सदस्यों ने 83 हथियारों के साथ समर्पण कर शांति प्रक्रिया में हिस्सा लिया। कल संघर्ष विराम समझौते और संघर्ष विराम के परस्पर सहमत नियमों पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्र सरकार NSCN-IM गुट के साथ पहले ही एक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी है। NSCN-NK, NSCN-R और NSCN खापलांग के जैसे अन्य नगा गुटों के साथ केंद्र सरकार का संघर्ष विराम समझौता हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे
वो है जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। हर पल बन रहे विकास के नए कीर्तिमान, निरंतर आगे बढ़ रहा हिंदुस्तान। युवा बना रहे नया भविष्य, मजबूत है इरादे, हम हो रहे आत्मनिर्भर और तेज हो रही विकास की ये रफ्तार, क्योंकि सब मिलकर दे रहे हैं अपना योगदान। जी हाँ, सभी करदाता अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या वो व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS TCS कटने के बाद ₹10,000 से अधिक है, अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। 15 सितंबर 2021 तक एडवांस टैक्स का 45% भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा करके देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 71 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अभी तक कुल मिलाकर 71 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 54 करोड़ 58 लाख लोगों को पहला टीका, जबकि 16 करोड़ 94 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। मणिपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के 268 नए मामलों का पता लगा है, जबकि 3 संक्रमित लोगों की मौत हुई है। 3282 नमूनों की जांच से इन नए मामलों का पता लगा। राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,15,584 हो गई है, जबकि अब तक 1,805 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में पॉजिटिविटी दर 8.2% है। राज्य में कल तक 15,75,951 टीके लगाए गए। इनमें 37,08,935 दूसरी डोज हैं। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के लक्षण वाले जिन 16 लोगों की जांच की गई थी, उनमें संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। अब तक 46 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से किसी में भी संक्रमण नहीं पाया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के पहले संक्रमित व्यक्ति का पता चलने के बाद से ही आकाशवाणी कोविड के बारे में जागरूकता पैदा करने में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। लोक सेवा प्रसारणकर्ता की अपनी भूमिका को ध्यान में रखकर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने पिछले वर्ष मार्च में कोरोना जागरूकता श्रृंखला शुरू की थी। आज इस कार्यक्रम की 500वीं कड़ी का प्रसारण पूरा होने जा रहा है। ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ श्रोताओं द्वारा पूछे गए कोविड संबंधी प्रश्नों का जवाब देते हैं। इस कार्यक्रम ने लॉकडाउन के दौरान कोविड संक्रमण और अनलॉक चरण में कोविड से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कोरोना जागरूकता श्रृंखला की 500वीं कड़ी में आज कोविड स्पेशल टास्क फोर्स के चेयरमैन और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 1800-115767 और 01123314444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR और ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts by #AskAir पर भी उपलब्ध रहेगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का विषय है ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, दृढ़ता, सर्वसम्मति के लिए ब्रिक्स देशों में सहयोग। भारत ने कहा, तालिबान को अपने वचन पर कायम रहना चाहिए। किसी भी देश को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं करने देना चाहिए। केंद्र ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 नए परिवहन विमान खरीदने की मंजूरी दी। केंद्र सरकार का नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के निक्की ग्रुप के साथ 1 वर्ष का संघर्ष विराम समझौता।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 71 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण आज से शुरू और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2020 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण आज से शुरू हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण का उद्देश्य देश में खुले में शौच से मुक्ति में तेजी लाने में सहयोग और इसके परिणाम बेहतर बनाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गांवों में सर्वेक्षण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज लेह में लद्दाख के केंद्रीय कर्मचारियों की 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खरीद और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े केंद्रीय कानूनों, केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम प्रक्रिया और ई ऑफिस से पूरी तरह परिचित करवाना है। इस कार्यशाला का लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अधिकारियों में प्रशासनिक कौशल को बढ़ावा देना और उन्हें लाभान्वित करना है। इस कार्यशाला में लद्दाख के लगभग 200 अधिकारी हिस्सा लेंगे। इसमें लद्दाख में शासन की चुनौतियां, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, GFR, सरकारी ई बाजार, टेंडरिंग और PFMS तथा कई अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्याल्सन, LAHDC करगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खान, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव संजय सिंह, अतिरिक्त सचिव V श्रीनिवास इस कार्यशाला में भाग लेंगे। लद्दाख से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोविड की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए गणेशोत्सव के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। उत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे गणेश उत्सव के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक मंडलों को स्थानिक प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी और अपने पंडाल मर्यादित रूप से प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाने होंगे। गणेश मूर्ति लाते समय तथा उनके विसर्जन करते समय जुलूस निकालने को अनुमति नहीं दी गई है और इस साल भी ये उत्सव अत्यंत सादगी से मनाने का आह्वान किया है। सार्वजनिक गणेश मंडलों की मूर्ति 4 फुट से कम और घरों में पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति 2 फुट से कम ऊंचाई की होनी चाहिए तथा विसर्जन के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जाने के बजाय स्थानिक प्रशासन, गृह निर्माण संस्था, जनप्रतिनिधि स्वयंसेवी संस्था की मदद से कृत्रिम तालाब का निर्माण करने को भी कहा गया है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वाधीनता सेनानियों पर कार्यक्रम वीर गाथा प्रसारित कर रहा है। हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 बजे इसका प्रसारण किया जाता है। वीर गाथा की आज की कड़ी में हम आपको सुनाएंगे बिहार के बाबू कुंवर सिंह की प्रेरक कथा, जिन्होंने 1857 में स्वाधीनता के पहले युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में 9 सितंबर गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले बिहार के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही कुंवर सिंह की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक
राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे अर्जुन लाल सेठी की। उनका जन्म 9 सितंबर 1880 को जयपुर में हुआ था। वे क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी और शिक्षक थे। सेठी ने कलेक्टर का पद भी ठुकरा दिया। उनका मानना था यदि उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के तहत काम किया तो राष्ट्र की आजादी के लिए काम कौन करेगा। रास बिहारी बोस ने उन्हें राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी सौंपी। इंदौर में कल्याणमल महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक के रूप में काम करते समय सेठी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल यानी 1922 तक हिरासत में रखा गया। 1923 में सेठी के पुत्र प्रकाश को गंभीर बीमारी हो गई। सेठी को टेलीग्राम भेजकर शीघ्र जोधपुर आने का अनुरोध किया गया। उसके साथ ही सेठी को एक और टेलीग्राम मिला जिसमें गतिविधियों की बैठक के लिए बम्बई जाने को कहा गया था। बेटे का प्यार भी उन्हें कर्तव्य की राह से विचलित नहीं कर सका। अर्जुन लाल सेठी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। 79 वर्ष पहले आज ही के दिन 1943 में भारत माता के 4 बहादुर सपूतों को ब्रिटिश साम्राज्य से विद्रोह करने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। 1942 में जापानी सेना ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र अंग्रेजों से छीन लिया था। उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज ने जापान की सहायता से देश को ब्रिटिश शासन से आजाद कराने के लिए भारतीय युवकों की भर्ती का फैसला किया। 1942 के आखिर में लीग के 20 प्रशिक्षित युवक भारत में प्रवेश करने में सफल हो गए, लेकिन इसके तुरंत बाद उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से 4 युवकों को राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए मौत की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश ताकत के सामने निर्भीकता से अडिग वे भारत माता के 4 सपूत थे। त्रावणकोर के अब्दुल कादिर वायकॉम, त्रिपुरा के सत्येंद्र चंद्र बर्धन, केरल के आनंदन और पंजाब मेहसाणा के फौजा सिंह। अपने पिता के लिए अब्दुल कादिर का यही अंतिम पैगाम था। मेरी मौत को देखकर मेरे लिए दुख मत करना। एक दिन आप जान जाएंगे कि मैंने कितनी शांति और बहादुरी से मौत का सामना किया। तब आपको गर्व और प्रसन्नता होगी। 1918 में आज ही के दिन पंजाब में गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी शंभू दत्त शर्मा का जन्म हुआ था। 1942 में 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना की नौकरी छोड़ी और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। शंभू दत्त शर्मा को स्वाधीनता संग्राम के दौरान कई बार जेल हुई। 15 अप्रैल 2016 को 97 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अलीगढ़ के मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। वर्ष 2021 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में विशेष महत्व है क्योंकि आज इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक तरफ तो आधुनिक शिक्षा की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो दूसरी तरफ स्वाधीनता आंदोलन में भी योगदान दिया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने असबाबे बगावत हिंद पुस्तक में ब्रिटिश शासकों की आलोचना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अनेक नेता निकले जिन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें मौलाना हसरत मोहानी, राजा महेंद्र प्रताप, अली बंधु, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि शामिल हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में वे जर्मनी चले गए।
1915 में अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार की स्थापना का विचार उन्होंने ही दिया था। ये पहली निर्वासित सरकार थी। ये क्रांतिकारी कदम था और स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राष्ट्र की स्वतंत्रता के संघर्ष को तेज करने की गतिविधियों का केंद्र बन गई। ऐसा ही एक पहला असहयोग आंदोलन मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के विद्यार्थियों ने चलाया। इन घटनाओं की रिपोर्ट मिलने पर महात्मा गांधी और अली बंधु अलीगढ़ आए और विद्यार्थियों से सरकार नियंत्रित संस्थानों का बहिष्कार करने की अपील की। कैप्टन अब्बास अली भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही पढ़े थे। वे कुछ ऐसे भारतीयों में से हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए मलय में आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ संघर्ष को भारत की सीमाओं से बाहर फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुप्रतीक्षित बौद्धिक चेतना पैदा करने में भी सहायक बनी। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2020 क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों की भारतीय टीम की घोषणा की है। 2020 विश्व कप इस वर्ष 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संयुक्त अरब अमारात और ओमान में खेला जाएगा। अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान 25 से 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उत्तरी भारत में जम्मू, श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजोल, अगरतला, ईटानगर और गैंगटॉक में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 17 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। विमलेंदु, रबी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि अखबारों की बड़ी खबर है। लोकसत्ते की सुर्खी है, किसान आंदोलन के बीच सरकार ने किया बड़ा फैसला। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अफगानिस्तान पर अमेरिका और रूस के बीच भारत सेतु। CIA प्रमुख और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक साथ मेजबानी से चीन और पाकिस्तान में खलबली। वायुसेना के लिए नए परिवहन विमानों की खरीद की मंजूरी पर दैनिक भास्कर लिखता है, देश में पहली बार निजी कंपनियां बनाएंगी सेना के परिवहन विमान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत ने कहा, तालिबान को अपने वचन पर कायम रहना चाहिए। किसी भी देश को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं करने देना चाहिए। केंद्र ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 नए परिवहन विमान खरीदने की मंजूरी दी। और केंद्र सरकार का नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के निक्की ग्रुप के साथ 1 वर्ष का संघर्ष विराम समझौता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।